गुड मॉर्निंग। आज 14th ऑफ जनवरी और आज के न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट कटिंग्स हैं उनको लेकर मैं आर के श्रीवास्तव। आज के हिंदू का फ्रंट पेज देखें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर एक बयान दिया है, वो आपके काम का है नहीं। राइज इन गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग पुशेज अप इन्वेस्टमेंट बाय 53%। बजट सेशन अब शुरू होने वाला है इसी महीने 31 जनवरी से शुरू होगा। तो अब ये ऐसी जो न्यूज़ है आपको देखने को मिलेंगी। तो याद होगा आपको लास्ट ईयर भारत सरकार के द्वारा बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें 35% की वृद्धि की गई थी और उसमें निर्मला सीतारमण ने कहा था, हमारी वित्त मंत्री ने, कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालने वाला है। तो उसका असर देखने को मिल रहा है। खैर, जोशीमठ 5.4 CM इन 12 डेज। देखिए जोशीमठ इतना धंसा है पिछले 12 दिनों में, इसरो की रिपोर्ट है। लेकिन ये आपके काम का नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा, बस एक नज़र रखनी चाहिए। ये देखिए ये तस्वीर, तो ये कहीं से इंडिया का तो लग नहीं रहा है लेकिन है इंडिया का ही। ये जम्मू कश्मीर का है। बर्फबारी के कारण देखिए पूरी ट्रेन कहाँ है, किस हाल में है। तो द हिंदू के फ्रंट से इतने, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं बनेंगे। जनसत्ता को अगर देखें तो यहाँ पर ये आपके काम का है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से, ये आपके काम का है। और गंगा विलास क्रूज तो अभी सुर्खियों में है, ध्यान रखेंगे आप। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से। आप सबको पता है कि बजट का जो प्रेजेंटेशन होता है वो 1 फरवरी को होता है। पहले ये फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को होता था, लेकिन पूरे बजटरी प्रोसेस को पूरा होने में ये चला जाता था, क्योंकि 75 डेज का समय मिलता है कि बजट पर जो भी डिस्कशन करना है तो वो 75 डेज उसके लिए तय है। तो पहले फरवरी के लास्ट में पेश किया जाता था, तो चला जाता था वो मिड मई तक चला जाता था, तो दिक्कत होती थी। इसलिए इस पर और बात करेंगे हम लोग। तो 31 जनवरी से शुरू होगा। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को, आप सबने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ज्वाइंट सेशन होता है, उसको संबोधित करेंगी। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। 31 जनवरी से 14 फरवरी, 15 दिन चलेगा ये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, यानी 31 जनवरी को शुरू होगा। उसी दिन जिस दिन 31 जनवरी को ही प्रेसिडेंट का भाषण होता है। उसके बाद वित्त मंत्री आर्थिक समीक्षा रखती हैं, पेश करती हैं। आर्थिक समीक्षा आप सबको पता है, उससे ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। और अगले दिन 1 तारीख को 11 बजे बजट स्पीच होता है। और फिर इस बीच जो है वो अभिभाषण पर चर्चा होती है, पीएम फिर रिप्लाई करते हैं, बजट पर जनरल डिस्कशन होता है, और इस तरह से पहला चरण समाप्त होता है। तो 31 जनवरी से 14 फरवरी तक इतने काम होंगे। फिर एक महीने के अवकाश के बाद बजट सेशन का दूसरा चरण 12 मार्च से शुरू होगा और ये 6 अप्रैल तक चलेगा। लगभग उधर 25 दिन चलेंगे। तो पूरा जो प्रोसेस है उसको, हालांकि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो उसको 1 अप्रैल से पूरा कर लेना चाहिए और कर लिया जाता है। तो अगला जो चरण होगा, द्वितीय चरण, उसमें डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया जाता है, उस पर वोटिंग होती है। आप सबको पता होगा डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान मांग। पिछली बार बीपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन भी आया था कि जो कितने एक फाइनेंशियल ईयर में बजट में कितने डिमांड फॉर ग्रांट रखे जा सकते हैं। तो देखिए पिछले 2022-23 में टोटल 102 डिमांड फॉर ग्रांट थे, यानी हर मंत्रालय जो अपनी मांग को रखता है कि नहीं, रेलवे को इतने पैसे चाहिए, जो जितने सारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को इतने पैसे चाहिए, तो सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अपनी मांग को रखते हैं संसद में, इसी को डिमांड फॉर ग्रांट कहा जाता है। इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो इस तरह से बजटीय प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। ये लास्ट क्या होगा, लास्ट में आप सबको पता है एप्रोप्रिएशन बिल रखा जाता है, विनियोग विधेयक, फिर वित्त विधेयक रखा जाता है, और वो दोनों सदनों द्वारा पारित होते ही बजट को पास हुआ माना जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग करेंगे विस्तार से। एथेनॉल से संबंधित आप सबको पता है, भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए
बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाह रहा है। तो देखिए, भारत ने पिछले 2 वर्षों में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण को दोगुना कर कितना कर लिया है, 10% का लक्ष्य पूरा कर लिया भारत ने 2022 में। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रण इस साल 12% तक पहुंच जाएगा 2023 में, और 2025 तक का लक्ष्य क्या है, 2025 तक का लक्ष्य है इसको 2025 तक का लक्ष्य है 25%। 25% तक 2025 तक याद रखेंगे इसको, 25% मिश्रण का लक्ष्य पूरा करना होगा। तो इससे क्या हो रहा है, यानी 75% जो पेट्रोल रहेगा और उसमें 25% एथेनॉल। तो एथेनॉल के लिए भारत के पास काफ़ी बड़ी क्षमता है, हमारी काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा इकॉनमी जो है। तो एथेनॉल के लिए गन्ना है हमारे पास, और भी कई सारी चीज़ों से एथेनॉल मिल रहा है। तो एक अच्छी परियोजना है। अगली कटिंग लेते हैं, फॉरेक्स रिजर्व डिप। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, बीच बीच में इस पर नज़र डालनी चाहिए आपको। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, 561 अरब डॉलर है। और ये किसके पास रहता है, ये इसको कौन रखता है, इसको आरबीआई रखती है अपने पास। और देखिए, ये कह रहे हैं कि 633 बिलियन डॉलर गया था हमारा 2021 के अंत तक, लेकिन उसके बाद से इसमें कमी आनी शुरू हो गई। और जो रही सही कसर थी वो यूक्रेन वॉर ने, रसिया और यूक्रेन वॉर ने कमी पूरी कर दी। उसके बाद फिर जो फेडरल रिजर्व के द्वारा लगातार अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया गया, तो उसकी वजह से भी आपके यहाँ से जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कमा, क्योंकि एफपीआई मार्केट से लगातार पैसे को विड्रॉ कर रहे थे। तो ये एक और न्यूज़ में अच्छी लगी मुझे, यूएस इन्फ्लेशन कूल अगेन। तो लगातार पिछले 40 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद अब यूएसए ने जो लगातार, यूएसए की फेडरल रिजर्व ने, भारत में भी आरबीआई ने लगातार रेपो रेट को बढ़ाया, तो यूएस इन्फ्लेशन अब पहले से ठीक हो रहा है। गिविंग फेड रूम टू डाउनशिफ्ट ऑन इट। गिविंग फेड मीन्स फेडरल रिजर्व, यहाँ पर फेडरल रिजर्व यानी इनका कहना है कि जो जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका की, जो केंद्रीय बैंक है, तो स्वाभाविक रूप से अब उसको कोई भी कंट्री, मतलब कोई भी केंद्रीय बैंक अपने रेट्स को क्यों ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि रेट ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट फिर प्रोडक्शन पे पड़ता है। इसलिए अब वो उसको कम करेंगे। अच्छा, उसको कम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो भारत जैसे विकासशील देश हैं, तो वहाँ पर फिर से जो एफपीआई या अन्य जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ेगा, तो इसका असर इकोनॉमी पे पॉजिटिव होता है। मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ डिजिटल समिट, याद रखेंगे 120 कंट्री इसमें भाग ले रहे हैं, और ये सभी दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, यानी कि दक्षिण, मैंने कल भी बताया था, थर्ड वर्ल्ड भी इनको कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड यानी कि जो यूरोपियन कंट्री हैं वेस्टर्न, और कनाडा, अमेरिका, तो ये सभी पूंजीवादी देश जो कैपिटलिस्टिक कंट्री हैं, फर्स्ट वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड जो सोशलिस्टिक कंट्री जो है, जो हमारा कम्युनिस्ट ब्लॉक हुआ वो, और थर्ड वर्ल्ड जो 1947 के बाद जितने सारे मुल्क आज़ाद हुए हैं उसमें भारत भी शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को परियोजना की घोषणा की, जिसके तहत भारत विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट की स्थिति में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करेगा, और ये हमने कोविड के समय दिखाया है ना। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ डिजिटल सम्मेलन के दौरान में भारत ने ये कहा। मोदी जी ने कहा कि मैं अब एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना, इसको याद रखना होगा आपको, आरोग्य मैत्री परियोजना क्या है इसको नोट कर लेंगे आप। इसमें एक और बात कही गई है, सबसे लास्ट में देखें आप, ये भी छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने दुनिया भर में मरीजों को मूल्य आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने को भी लक्षित हील इन इंडिया पहल का जिक्र किया। कोविड-19 के दौरान जिस तरह से पूरी दुनिया को भारत ने वैक्सीन उपलब्ध कराए। इन गुजरात द मिलेट फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में मिलेट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, गुजरात होगा। और ये अहम इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2023 एज इंटरनेशनल मिलेट ईयर।
तो आपके लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। तो आज न्यूज़पेपर्स की कटिंग में बहुत कुछ आपके लिए ज़्यादा नहीं था, और जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको पढ़ने से कोई फ़ायदा है भी नहीं। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।